चौक की पूरी ऐसी लंबी स्लेट रहती है, शिलाएं रहती है, चट्टाने रहती हैं, तो वो क्या होता है वहां पर चौक में, या फिर जो पेम रहती है, पेम, पेम को क्या बोलते हैं, स्लेट बोलते हैं। ठीक है, पेम भी हमारी सॉफ्ट लाइमस्टोन का ही उदाहरण है। ठीक है, तो वो जब बनती है तो वहां पर भी क्या, जब वो कटती है ना, चट्टाने ऐसी कटती हैं, तो कटते टाइम क्या होता है, कुछ ना कुछ डस्ट या जो हमारा धूला उड़ता है। आपने कभी लकड़ी को कटते हुए देखा है? हाँ मैडम, देखा है। लकड़ी को, टाइल्स को, है ना? तो जैसे जैसे हाँ उसमें मैडम, कट देखा। लगता है ना, तो उसमें से क्या निकलता है, हमारे डस्ट पार्टिकल निकल के बाहर होते हैं। तो उसकी स्थिति में बात कर रहे हैं, जहाँ ऐसी फैक्ट्रीज हैं तो वहाँ वर्कर्स को क्या होता है, आंखों में कैसी होती है, इरिटेशन होती है। ठीक है, आंखों में भी होती है, स्किन में भी होती है। तो क्या बोला जाता है कि आपको कौन से अपने प्रिकॉशंस लेने, कि हम उनको क्या प्रोवाइड करें, गॉगल्स प्रोवाइड करें, रेस्पिरेटर्स प्रोवाइड करें। मतलब रेस्पिरेटर्स क्या होते हैं, कि हमारे नाक के अंदर में जो हम रेस्पिरेटर्स लगाते हैं ताकि हम सांस ले तो लाइम उड़ करके बारीक पार्टिकल हमारे नाक के अंदर नहीं जाए। ठीक है, मतलब रेस्पिरेटर्स हम नाक के ऊपर कवर वाला एक ऑक्सीजन मास्क होता है, वो प्रोवाइड करें उनको, काम करने के लिए छोटा सा एक सिलेंडर में होता है। तो हम रेस्पिरेटर्स प्रोवाइड करें। द लाइम ऑल्सो कॉज स्किन बर्न। ठीक है, लाइम कैसा होता है, अगर स्किन पे लगेगा तो स्किन बर्न होती है, जलती है। और स्पेशली इफ द स्किन इज मॉइस्ट, अगर मेरी स्किन अगर अवश्य करके नमी युक्त है, तो क्या होगा, अवश्य करके वो कैसी होगी, बर्न होगी। इट इज देयर फॉर एडवाइजेबल टू प्रोवाइड रबर ग्लव्स। तो क्या बोलते हैं, क्या हमारी सलाह देते हैं विशेषज्ञ के, हमारे वर्कर्स को क्या दिया जाए, रबर के ग्लव्स दिया जाए। ठीक है, और क्या दिया जाए, गम के बूट्स दिए जाए, मतलब जो जूते नहीं दें, मतलब बूट्स जो लंबे होते हैं वो दिए जाए, ताकि उनके पैर भी प्रोटेक्टिव रहे और हाथ भी प्रोटेक्टिव रखे, और गॉगल से हमारी आंखें भी प्रोटेक्टिव रहे। हमारी सांस लेने के लिए रेस्पिरेटर्स होते हैं, तो उसके कारण क्या है कि हमारा लाइम की डस्ट अंदर नहीं जाएगी, है ना? स्किन प्रोटेक्टिव क्रीम देना चाहिए। जो स्किन खुली है हमारी, ओपन टू ओपन टू एटमोसफियर है, तो उसमें क्या देना चाहिए, हमारी स्किन प्रोटेक्टिव क्रीम देना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारी स्किन बर्न से हमारी स्किन बची रह जाएगी। आई इतनी बात समझ में? यस मैडम। अगली चीज है फायर हैजार्ड्स। ठीक है, द क्विक क्लाइम गिव्स आउट इमेंस हीट वाइल स्लेकिंग, एंड हैंस ऑल suitable measures should be taken to allow chance at any fire hazard। क्या बोल रहे हैं कि जब हम क्विक क्लाइम के अंदर पानी मिलाते हैं या जब उसकी स्लेकिंग प्रोसेस होती है, तो क्या होता है, खूब सारी हीट आती है, या खूब सारा हमको हीट का प्रोडक्शन होता है। हैंस ऑल सुटेबल मेजर्स, तो इस कारण से हमको जो भी सही या जो भी सुटेबल मेजर्स या जो भी सुझाव लगते हैं उसका हमको अ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, उसका संग्रहण करना चाहिए, ताकि क्या हो, हम अवॉइड करें किसको, कोई भी फायर हैजार्ड या कुछ भी आगजनी को हम अवॉइड करें। ठीक है, आई बात समझ में? यस मैडम। अगला देखते हैं, इंस्ट्रक्शन टू वर्कर्स। जो भी अपने जो भी वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं उनको सही दिशा निर्देश हम दें। क्या, कि काम कैसे किया जा सकता है, हो सकता है वो वर्कर को पता ही नहीं हो कि लाइम की प्रॉपर्टी क्या होती है, किस तरह से होती है। मतलब आप इमेजिन कर रहे हो, अगर लाइम का कंस्ट्रक्शन होता होगा तो एक दो तो रोज ही जलता होगा, मुझे ये लगता है। मतलब लाइम मिक्स करते हुए या लाइम बनाते हुए या मोटर को प्लेस करते हुए, तो मतलब लाइम बहुत खतरनाक है। जिस तरह से हमने उसकी स्लेकिंग देखा था ना, स्लेकिंग कैसी हीट निकल रही थी यस वीडियो में। मैडम। तो ऐसा है कि हम क्या, वर्कर्स को, जो हमारे स्किल्ड वर्कर्स नहीं है, जिनको लाइम के बारे में नॉलेज नहीं है, उनको क्या दे, पहले से इंस्ट्रक्शन दे। कैसे इंस्ट्रक्शन, के लाइम को हैंडल कैसे करना है, उसको यूज़ कैसे करना है, और उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस बरतना है। ठीक है, आफ्टर हैंडलिंग लाइम द वर्कर शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू वॉश द एक्सपोज्ड पोर्शन ऑफ द बॉडी। क्या बोले हम उनसे, कि आपका जो भी एक्सपोज है, मतलब जैसे मेरा हाथ खुला हुआ है यहाँ तक कि कवर्ड है, जितना हाथ खुला हुआ है, तो क्या करो, आप उनको पूरी तरह से बॉडी को वॉश करो विथ
abundant फ्रेश वाटर, कौन से, हमारे फ्रेश वाटर से वॉश करो. सिमिलरली द वर्कर्स हैंडलिंग मिल्क ऑफ लाइम, और जो वर्कर्स कैसे क्या हैंडल कर रहे हैं लाइम का मिल्क, मतलब हैंडल कर रहे हैं, मतलब हमारा फेट लाइम का जो स्लैकिंग के बाद में जो हमारा मिक्सचर बनता है, मतलब कितनी देर तक जलेगा, देखो लाइम जब तक कि उसकी स्लैकिंग कंप्लीट नहीं हो जाती. समझ में आ रही है बात? हमारा जो लाइम है वो Yes, कितनी देर तक ऐसे हीट प्रोड्यूस करेगा, जब तक कि वो पूरा स्लैक नहीं हो जाता, मतलब सारे पार्टिकल रिएक्ट नहीं कर लेते तब तक कि वो हीट करेगा. उसके बाद में क्या हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा, मतलब वाटर के फॉर्म में. अगर आप उसमें और वाटर ऐड करते हो तो वो कैसा हो जाएगा, वाटरी हो जाएगा या मिल्की हमको दिखेगा. ठीक है, तो इस प्रकार से देखते हैं कि जो वर्कर हमारे मिल्क लाइम के मिल्क को हैंडल करते हैं विच इज़ हॉट, मतलब जब स्लैकिंग प्रोसेस हो रही है तो वो कैसा रहता है, पूरा गर्म रहता है. तो शुड बी एडवाइज्ड, क्या एडवाइस देते हैं, एडवाइस टू ऑयल देयर स्किन डेली. संजय को आवाज आ रही है, सक्षम आवाज आ रही है? yes, madam. तो क्या एडवाइस देते हैं, कि इंस्ट्रक्शन क्या देते वर्कर्स को, कि एक तो आपकी बाकी की जो एक्सपोज बॉडी उसको वॉश करो. उसके बाद ही में अगर आप लाइम के मिल्क को हैंडल कर रहे हो तो उसको थोड़े से सावधानी के साथ हैंडल करो, क्योंकि क्या होता है, वो हॉट होता है, गर्म होता है हमारा. और क्या एडवाइस देते हैं कि जो आपकी स्किन है उस पर या तो हीट प्रोटेक्टिव क्रीम लगाओ या फिर ऑयल लगाओ. काहे के लिए, आपकी स्किन बर्न को रोकने के लिए. आई इतनी बात समझ में? Yes, madam. ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे यूज ऑफ लाइम क्या क्या है, लाइम को किस किस चीज़ों में हम उपयोग में ले सकते हैं. तो लाइम हमारा एक इम्पॉर्टेंट इंजीनियरिंग मटेरियल है, मतलब देखा जाए तो हमारी सीमेंट का इन्वेंशन कहाँ से हुआ है, लाइम से ही हुआ है. हमारा मैक्सिमम पार्ट हमारा लाइम ही यूज करके हमारी सीमेंट बनी है. ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बहुत मेन पार्ट है. अगर इसके बिना हमारे सिविल इंजीनियरिंग की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी. क्योंकि क्या होता, बाइंडिंग बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती. होती क्या? नहीं होती है मैडम. कितने वर्षों पहले का है वो पिरामिड, हमारे उधर का जो था, लाइम का इन्वेंशन कब हो गया था, कितने हजार वर्ष पूर्व? इजिप्ट के पिरामिड में यूज हुआ था ना. नहीं, सबसे पहले अगर पूरी लाइम की बिल्डिंग बनी है तो वो चार मीनार है. ठीक है, कौन सी सदी में बन गई थी वो? 1500 की सदी में बन गई थी वो, मतलब 1500 1591 मैडम. शायद. हाँ 1519. हाँ, और वो पूरी बिल्डिंग थी जो पूरी की पूरी लाइम से बनी हुई थी, मतलब उसमें जो ग्रेनाइट को जोड़ा गया था तो वो लाइम की हेल्प से जोड़ा गया था, लाइम की मदद से जोड़ा गया था. ठीक है, अभी देखते हैं हम आगे का पढ़ते. इसके यूजेस, मतलब लाइम हमारा बहुत एक इम्पॉर्टेंट हमारा मटेरियल है, और ये आज ही नहीं, हमारे एंशंट टाइम से हमारे आर्किटेक्चर में या फिर स्ट्रक्चर्स में यूज़ होता है. तो देखते हैं, इट इज़ यूज्ड एज केमिकल रॉ मटेरियल इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड फॉर सीवेज ट्रीटमेंट. क्या बोला था मैंने कल आपको क्लास में बताया था, कि हमारा जब वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट्स होते हैं जहाँ से क्या हमारा वाटर सप्लाई होता है, तो वहाँ से वो क्या कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, हमारा कैल्सिनेशन करते हैं. ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट में हमारा लाइम उसमें ऐड करते, मतलब उसको क्या करते हैं, लाइम मिक्स करके उसके जो बैक्टीरियाज है उनको मारने में यूज होता है. तो क्या बोल रहे हैं, एज ए केमिकल यूज होता है हमारे वाटर को प्यूरिफाई करने में. आई बात समझ में? और यस मैडम. सीवेज ट्रीटमेंट हुआ, अगर हमारी नालियों के पानी का भी ट्रीटमेंट हुआ, मतलब हमारे दूषित पानी का ट्रीटमेंट हुआ, तो उसमें भी हमारा क्या यूज होता है, लाइम यूज होता है. ठीक है, आप अपने ना टी है. ठीक है, कैल्शियम का एक ट्रीटमेंट ही होता है वाटर में. ठीक है,
अब देखते हैं, इट इज यूज एज अ फ्लक्स इन मेटलर्जी इंडस्ट्री। इट इज यूज एज मैट्रिक्स फॉर कंक्रीट एंड मोटार। इसको कैसे या किस हिसाब में यूज करते हैं, जैसे मैट्रिक्स कैसा होता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक बनता है, या मैट्रिक्स डिपेंडेंसी के हिसाब से रहता है। तो हमारा जो लाइम है वो कंक्रीट का और मोटार का मेन मटेरियल है, तो वो कैसे इनको बनाए रखता है, एक मैट्रिक्स के हिसाब में। मतलब ये सिर्फ लैंग्वेज का घुमाव है, ठीक है। सीधी सी बात ये याद करनी है हमको, इट इज़ यूज्ड इन कंक्रीट एंड मोटार, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है। इट इज़ यूज्ड एज रेफ्रैक्टरी मटेरियल फॉर लाइनिंग ओपन हार्टेड फर्नेस। इसको कहाँ यूज़ करते हैं हम? फर्नेस मतलब जो भट्टे होते हैं बड़े बड़े, जहाँ पे बर्न होती है अपनी क्या बोलते हैं, बॉयलर्स भी बर्न होते हैं, जो भी बर्निंग के लिए हमको हीट के लिए जहाँ पर भट्टे बनाए जाते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा वाला भट्टा है अपना? ओपन हियर्थ फर्नेस। मतलब भट्टों के प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकार के भट्टे होते हैं। तो हम कहाँ इसको यूज़ करेंगे? इसकी ओपन हर्थ फर्नेस की लाइनिंग में। लाइनिंग मतलब इंटरनल हमारी एक वॉल बनाई जाती है, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं कि भट्टे का प्लास्टर है। मतलब अंदर से ज़्यादा भट्टे को नुकसान नहीं होता है अगर हम एक परत या एक लाइनिंग या एक लेयर हम उसकी बना देते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, रेफ्रेक्टिव मटेरियल के हिसाब में भी यूज़ होता है। मतलब फायर ब्रिक, हमारी कौन सी ब्रिक भी कहा जाता है उनको? रेफ्रेक्टरी ब्रिक भी कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि हम उसमें चिमनी में भी लगाते हैं और हमारे भट्टों के अंदर लाइनिंग देने में भी उसको लगाते हैं, इसलिए हमारी फायर ब्रिक को रेफ्रेक्टरी ब्रिक कहा था। और रेफ्रेक्टरी मटेरियल मतलब जहाँ पर फायर का यूज़ हो रहा है या फायर का कुछ काम हो रहा है उस जगह पर हम एज अ लाइनिंग या ओपन हर्थ फर्नेस में लाइनिंग की तरह या प्लास्टर की तरह या इंटरनल वॉल की तरह हम उसको लगाते हैं। आई बात समझ में? अब आगे देखते हैं। यस मैडम। इट इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ ग्लास। कहाँ यूज होता है ये? हमारे ग्लास के प्रोडक्शन में प्रोडक्शन ऑफ यूज ग्लास। में होता है, ठीक है। इट इज यूज फॉर मेकिंग मोटार। आप सभी जानते हो मोटार कैसे बनता है, सैंड लाइम मोटार बनता है, अलग अलग प्रकार के मोटार बनता है। हमारी ब्रिक बनाने में भी हम क्या करते हैं, सैंड और लाइम का मिक्सचर को ऑटोक्लेव के भट्टे में पकाते हैं, जहाँ पे स्टीम के द्वारा हमारी ईंटों की पकाई होती है, ठीक है। एक तो मेकिंग मोटार में होता है और मेसोनरी वर्क में भी इसका यूज होता है। भी हमारी धरती से निकल सकती हैं और हमारे जो मेटल्स है वो भी धरती से निकलते ही है, ठीक है। तो मेटलर्जी मतलब हम क्या करते हैं, मटेरियल जो हमारे धरती से निकल रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज जान रहे हैं। मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट, उनका पोरिंग, उसका नए फॉर्म में उसका चेंज करना, ठीक है। माइनिंग, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कैसे करना, मतलब मटेरियल को निकालना कैसे, उसकी थर्मोडाइनामिक क्या होगी कि उसमें हीट कितना देना, उसको पकाना किस तरह से, वो है हमारी मेटलर्जी। समझ में आ रहा है क्या? यस मैडम। देखो, हिंदी में देखो, धातु कर्म अध्ययन क्षेत्र। संजय,
कहाँ गए संजय? संजय लीव कर दिया क्या? संजय आवाज आ रही है क्या? हाँ मैम आ रही है। हाँ देखो, पदार्थ विज्ञान या पदार्थ अभियांत्रिकी। मुझे ये कंफ्यूजन था कि ये चट्टानों का स्टडी है, मगर चट्टानों की स्टडी को जियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है? चट्टानों की स्टडी को। पदार्थों की स्टडी को क्या बोलते हैं? अगर कोई सा पदार्थ उत्खनन करने पर, क्वेरिंग करने पर हमको मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं? हम मेटल बोलते हैं। मतलब कोई सा भी पदार्थ निकल रहा है, अब वो कौन सा पदार्थ है वो उसका पता कैसे लगाया जाए? तो ये होता है मेटलर्जी के अंदर कि हम इसका ज्ञान लेते हैं या इसका अध्ययन करते हैं, इसके रासायनिक और भौतिक गुणों की जानकारी करते हैं, ठीक है? तो उस चीज को बोलते हैं हम धातु कर्म या फिर मेटलर्जी। ऊपर देखो, धातु कर्म में लिखा है धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुण धर्मों का अभ्यास करने वाली पदार्थ विज्ञानी की शाखा। अब एक चीज मैं बता रही हूँ, हाँ, एक चीज अगर आपने देखी हो कभी, तो कभी आपने चांदी को देखा है क्या? चांदी को यस देखा मैडम देखा है ना? अब अच्छा, वो चांदी कैसी हो जाती? काली हो जाती है। चांदी क्या है? एक प्रकार का पदार्थ है, धातु है ना? चांदी और सोना दोनों ही धातु है, यस मैम। ठीक है? तो वो भी ऐसे हाँ ही धरती में से निकलता होगा, सिल्वर भी हमारा, चांदी भी, ठीक है? मैंने जो लाइम का उपयोग देखा है मेटलर्जी में, वो कहाँ देखा है? जब चांदी अपने ऑक्सीजन से क्रिया करके काली हो जाती है, ठीक है? आप देखना, आपके घर में मम्मियों की शिकायतें रहती कि भैया ये चांदी काली तो नहीं पड़ेगी जब वो चांदी लेने जाते। तो बेसिक सी बात है, हमारा जो सिल्वर होता है वो O2 से रिएक्ट करता है। मतलब सिल्वर का जो हमारा मेटल होता है वो ऑक्सीजन, मतलब जो वातावरण या एटमॉस्फेयर में घुलित ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करके काला होता है, ठीक है? तो ये काला हो जाता है, मतलब इसके ऊपर एक परत जम गई है कालेपन की। तो उसको क्या, जब हम क्लियर करवाने जाते हैं, साफ करवाने जाते हैं, तो वो परत को बेसिकली हटवाते हैं हम। तो वो परत चांदी के ऊपर में क्या करते हैं वो, पहले तो है ना, ऐसा एक छोटा सा लाइटर जलाते हैं, ठीक है? लाइटर से पूरा उसकी परत को जलाएंगे, मतलब वो जो ब्लैक ब्लैक है ना वो पूरा और ब्लैक हो जाता है। मतलब चांदी के ऊपर जो काला काला जम जाता है ना, ऑक्सीडाइज हो जाता है, चांदी ऑक्सीडाइज हो जाती है। समझ आ रहा है क्या? सुन रहे हो क्या? यस मैडम आ रहा है ना? तो उसके ऊपर क्या था, उनके पास एक छोटा सा लाइटर रहता है और छोटी सी फ्लेम देते हैं वो। तो वो जितना ब्लैक ब्लैक पार्ट है ना, तो उसमें पूरा वो वापस से जलाते हैं। फिर वापस से उनके पास ऐसे ब्रश रहते हैं, उससे घिसाई होती है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो चांदी की जो पायल रहती है या चांदी की जो बिछिया रहती है उसको काय में चूने के अंदर डाल देते हैं। गरम गरम बिछिया हो गई, उसको जलाया और उसको चूने के अंदर डाल दिया, ठीक है? फिर चूने के अंदर डालते हैं तो वो पूरी क्लियर होकर के, वाइट होकर के निकल के आती है जैसे वो पहले थी, ठीक है? तो इसी प्रकार से, जैसे मैंने एक उदाहरण देखा है कि चांदी को कैसे लाइम के साथ में उसकी चेंज करते हैं, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज में कुछ ना कुछ उन्होंने चेंज करके उसको वापस पहले जैसा बना दिया। मानते हो ना? मतलब वो अपन बेसिकली अपना पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इतना रहता है कि हमने सिर्फ उस चांदी के आभूषण को क्लियर करवाया, मगर हमारा जो लाइम है वो बहुत बड़ा एक रोल निभाता होगा इस प्रकार की मेटलर्जी पे। जैसे चांदी एक मेटल है, ऐसे अलग अलग मेटल्स होते होंगे, इनका ट्रीटमेंट करने के लिए भी हमारा लाइम कैसे एक बहुत बड़ा रोल निभाता होगा। आई बात समझ में क्या? हाँ मैडम। देखो, पढ़ो जरा। द लार्जेस्ट यूज ऑफ लाइम इज इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग। सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है हमारी स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है अपने लाइम का। काय के लिए? वेयर इट सर्व्स एज अ फ्लक्स टू रिमूव इम्प्यूरिटीज़। कौन सी इम्प्यूरिटीज़ को मिटाता है ये हमारे लाइम स्टील के ऊपर से? एक तो सिलिका,
phosphorus और sulfur. High calcium and dolomitic lime used in steel industry must meet strict physical chemical properties. मेटलर्जी समझ में आ गई आपको कि क्या होती है? हाँ मैडम. है ना, मतलब हमारी जो मेटल्स के ऊपर जो भी उसमें कार्य होते हैं या जो भी उसमें चेंजेस होते हैं तो वो होती है हमारी मेटलर्जी. मतलब मेटल का जो स्टडी होता है या उसमें जो भी प्रोसेस करनी होती है वो कहलाती है हमारी मेटलर्जी. कुछ डाउट इसमें यूजेस में? नो मैडम. संजय समझ में आ गया मेटलर्जी? आगे पढ़ते हैं. इट इज यूज फॉर प्लास्टरिंग ऑफ वॉल एंड सीलिंग. काय में यूज करते हैं हम इसको? प्लास्टर वॉल के प्लास्टर में यूज कर सकते हैं और इसको कहाँ पर भी यूज करते हैं हम? सीलिंग में, मतलब छतों में भी इसको यूज करते हैं. इट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल स्टोन. आर्टिफिशियल जो स्टोन बना रहे हैं उसके प्रोडक्शन में भी हमारा लाइम गहरी भूमिका निभाता है. जैसे कि लाइम सैंड की ब्रिक. याद आया आपको? सैंड और लाइम को मिक्स करके हमने ऑटोक्लेव की भट्टी, मतलब बेलन नुमा हमारा जो बर्नर था उसमें पकाया था. तो स्टीम की जो एप्लीकेशन थे उससे हमारी ब्रिक बनी थी. ठीक है. फॉर्म सिलिका प्रोडक्ट. ठीक है, कैसे? सिलिकेट प्रोडक्ट बनाने में भी हम इसका यूज करते हैं. इट इज यूज फॉर सॉइल स्टेबलाइजेशन. देखो ये चीज ना आप बाद में पढ़ोगे. जब आप सॉइल पढ़ोगे, सॉइल आपका सब्जेक्ट आएगा तो आपको पता पड़ेगा कि सॉइल स्टेबलाइजेशन क्या होता है. स्टेबलाइजेशन क्या होता है कि आपकी मिट्टी इतनी भरी हुई है, ठीक है, आपको उसको स्टेबल करना है, उसको कॉम्पैक्ट करना है. कुछ ना कुछ इसमें वॉइड्स होंगे, कुछ ना कुछ इसमें छिद्र होंगे, मतलब इतनी पॉलीनुमा भरी है. तो स्टेबलाइज करते हैं तब हम उसमें क्या मिक्स करते हैं? लाइम मिक्स करते हैं. जिससे क्या होता है? हमारी सॉइल जो है पूरी तरह से स्टेबलाइज्ड हो जाती है, मतलब पूरी तरह से यूनिफॉर्म और एक लेवल पे हो जाती है. ये सॉइल का ट्रीटमेंट है, लाइम डाल करके हम ट्रीटमेंट करते हैं. ठीक है, ये सॉइल में आप पढ़ोगे जब पूरे तरह से सॉइल पढ़ोगे. ठीक है, आगे देखते हैं. फॉर इम्प्रूविंग सॉइल फॉर एग्रीकल्चर पर्पस. एग्रीकल्चर के पर्पस में भी हम लाइम का उपयोग करते हैं. ठीक है. 10th देखते हैं. इट इज यूज फॉर वाइट वॉश. पुताई के लिए भी हम इसको यूज करते हैं. एंड फॉर सर्विंग एज द बेस कोट फॉर डिस्टेम्पर. और डिस्टेम्पर के नीचे जो हम बेस कोट देते हैं, बेस कोट की पुताई करते हैं, उसमें भी हम इसका यूज करते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. व्हेन इट इज मिक्सड विथ पोर्टलैंड सीमेंट. जब हम इसको पोर्टलैंड सीमेंट के साथ में मिक्स करते हैं, द मोटार अटेन्स वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज. तो मोटार कैसे अटेन्स करता है? वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज अटेन्स करता है. एंड सच एज मोटार कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ कॉस्टली सीमेंट मोटार. क्या बोल रहे हैं? अगर हम इसको पोर्टलैंड सीमेंट के साथ में मिक्स करते हैं तो मोटार कौन सी? एक वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज गेन करता है, मतलब पोर्टलैंड सीमेंट से भी अच्छी प्रॉपर्टी गेन कर लेता है. तो ऐसा मोटार हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? हमारे कॉस्टली सीमेंट मोटार की जगह पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, जो हमारा बहुत कॉस्टली है मोटार, हमको अच्छी प्रॉपर्टीज़ का बनाना है, तो हम वहाँ भी इसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, आई बात समझ में? यस मैडम. स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. सिर्फ देख रहे हैं कि लाइन में हमारा बचा कितना है, वो देख के ले रहे हैं सिलेबस में. टाइल्स बचा है, टाइल्स नहीं पढ़ा था हमने. मुरम. देखो ये लाइम दिख रहा है आपको? लाइम क्लासिफिकेशन में क्या लिखोगे? ये फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम. हाइड्रोलिक लाइम के 3 लाइम है ना, फेबली, मॉडरेट और इमिनमेंट लाइम.
और फिर क्या, स्लैकिंग और हाइड्रोलिसिटी क्या होती है? स्लैकिंग प्रोसेस होती है जिसके अंदर में लाइम क्या करता है, हीट रिलीज करता है और स्लैक होता है। और हाइड्रोलिसिटी मतलब पानी के अंदर में किस प्रकार से लाइम सेट होता है। टाइप्स ऑफ लाइम एंड देयर यूजेस, यूजेस अभी आज हमने खत्म करे। और टाइप ऑफ लाइम मतलब हमने एक्स्ट्रा क्या पढ़ लिया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइम। ठीक है, सीमेंट हम पूरा पढ़ चुके हैं, सिर्फ हमको स्टोरेज ऑफ सीमेंट पढ़ना है कि हम सीमेंट को स्टोर कैसे करते हैं। ठीक है, एडमिक्सचर्स मैं आपको पहले पढ़ा चुकी थी, इसको भी एक ब्रीफ में हम देख लेंगे बाद में। क्लियर है? Yes, madam. ठीक है।